चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है। तो अपने लेक्चर को बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट द लेक्चर। आप देखेंगे कल हम लोग पढ़ रहे थे कि आपका स्ट्रिंग इफिशिएंसी के क्या फायदे हैं। अगर आप स्ट्रिंग इफिशिएंसी को इंप्रूव करते हैं तो पहला चीज होगा कि आपकी जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और दूसरा आपका जो है, अगर स्ट्रिंग इफिशिएंसी आपकी ज्यादा होगी तो हर एक डिस्क के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस होता है वो सारी डिस्क में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर मैं सेम वोल्टेज लेवल के बारे में बात करूं, फॉर सेम वोल्टेज लेवल अगर स्ट्रिंग इफिशिएंसी ज्यादा होगी, जो बॉटम मोस्ट डिस्क है उसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। अब जो है मैंने आपको बताया था कि आपका जो है स्ट्रिंग इफिशिएंसी को इंप्रूव करने के 3 मेथड होते हैं। देयर आर 3 मेथड यूज्ड टू इंप्रूविंग द स्ट्रिंग इफिशिएंसी। पहला आपका है कि आप जो है जो क्रॉस आर्म यूज करिए वो लॉन्गर क्रॉस आर्म यूज करिए। अगर मैं क्रॉस आर्म की लेंथ को बढ़ा दूंगा या फिर बाय इंक्रीजिंग द क्रॉस आर्म लेंथ, आप क्या करेंगे, अगर क्रॉस आर्म की लेंथ बढ़ जाएगी तो आपका जो शंट कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और शंट कैपेसिटेंस अगर कम हो जाएगा तो के की वैल्यू कम हो जाएगी, और के की वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो आपका स्ट्रिंग इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन आप देखेंगे आपका जो है स्टेबिलिटी, मैकेनिकल स्टेबिलिटी के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, बहुत लंबे क्रॉस आर्म नहीं बना सकते। क्योंकि अगर लंबे क्रॉस आर्म बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो है जो क्रॉस आर्म की लेंथ अगर ज्यादा होगी तो वेट ज्यादा होगा, तो आपका जो है ऊपर से कॉर्नर से आपका क्रॉस आर्म क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। विंड विंड चलेगी तो आपका जो है फोर्स ज्यादा एक्सर्ट होगा जिसकी वजह से क्रॉस आर्म ब्रेक हो सकता है। तो फॉर द मैकेनिकल स्टेबिलिटी के हिसाब से आप क्रॉस आर्म की लेंथ इतनी बढ़ा सकते हैं कि आपका जो के की वैल्यू रिड्यूस होकर कितनी हो सकती है, 0.1। उससे ज्यादा हम के की वैल्यू को कम नहीं कर सकते क्रॉस आर्म को बढ़ा के। किसकी वजह से, आपकी मैकेनिकल स्टेबिलिटी की वजह से। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, बाय यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म। ठीक है, लंबे क्रॉस आर्म अगर आप जो है क्रॉस आर्म की लेंथ बढ़ा देंगे तो आपका जो है स्ट्रिंग इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो लिख रहा हूं, first method, that is by increasing the cross arm length or by using longer क्रॉस आर्म टावर। क्रॉस आर्म की लेंथ को बढ़ा के आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग इफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए कैसे। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द, आपका ये टावर है। नाउ दिस इज ए टावर, नाउ दिस इज ए टावर, दिस इज ग्राउंड, अर्थ और ग्राउंड, जो कि 0 वोल्ट पे होगा। नाउ दिस इज द टावर, दिस इज टावर एंड दिस इज योर क्रॉस आर्म। दिस इज क्रॉस आर्म। ठीक है, ये आपका क्रॉस आर्म है। ना यहां पर आप देखेंगे जो पोर्सलिन की डिस्क होती है वो सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफर करती है। पोर्सलिन की जो डिस्क होगी वो आपका सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफर करेगी। और बेटा आपका जो है मेटेलिक पिन और टावर के बीच में शंट कैपेसिटेंस आपका बनेगा। दिस इज द शंट कैपेसिटेंस, दिस इज
शंट कैपेसिटेंस, एंड नाउ दिस इज नथिंग बट द सेल्फ कैपेसिटेंस। ठीक है, अब आप देखेंगे आपका जो है शंट कैपेसिटेंस से जो करंट पास करता है उसको स्मॉल लेटर से आप रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बेटा पोर्सलिन की डिश से आपका करंट पास करेगा उसको आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करता हूं। नाउ दिस इज कैपिटल I1, एक ही मैंने दिखाया है आपको बताने के लिए, एंड दिस इज स्मॉल I1। ठीक है, नाउ क्रॉस आर्म की जो लेंथ है उसको मैं D2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और बेटा आपका जो है दोनों मेटेलिक पिन के बीच की जो लेंथ है उसको आप जो है D1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये D1, दिस इज D1। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर मैं शंट कैपेसिटेंस की वैल्यू लिखूं, शंट कैपेसिटेंस, द वैल्यू ऑफ शंट कैपेसिटेंस, तो शंट कैपेसिटेंस का फार्मूला होगा दैट इज एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एयर है डाइलेक्ट्रिक तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, दैट इज A by D2। ठीक है, ये आपका शंट कैपेसिटेंस, शंट पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस बनता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर एयर है 1, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ आपका मेटेलिक लिंक, और बेटा दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस दैट इज नथिंग बट द D2 इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द क्रॉस आर्म, दिस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द क्रॉस आर्म। अगर मैं अपने क्रॉस आर्म की लेंथ को बढ़ा दूं, अगर मैं क्रॉस आर्म की लेंथ को बढ़ा दूं, तो मैं क्रॉस आर्म की लेंथ को बढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर आप क्रॉस आर्म की लेंथ को बढ़ा दें, अगर मैं अपने क्रॉस आर्म की लेंथ को बढ़ा दूं, ये मेरा क्रॉस आर्म है, इसकी लेंथ को मैं बढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर आप अपने क्रॉस आर्म की लेंथ को बढ़ा दें, नाउ दिस इज योर सेल्फ कैपेसिटेंस C, and this is nothing but the capital I1 and this is small I1। और क्रॉस आर्म की जो लेंथ है उसको आपने बढ़ा के क्या कर दिया बेटा, D2 डैश कर दिया। कितना कर दिया, D2 डैश। ठीक है, नाउ यू कैन बी इंक्रीज द क्रॉस आर्म लेंथ, दिस इज क्रॉस आर्म की लेंथ को आपने बढ़ा दिया। चलो D2 ही रखा, लेकिन मैंने इस लेंथ को आपका क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। तो अगर आप क्रॉस आर्म की लेंथ को बढ़ा देंगे, ध्यान से देखिए, अगर आपने D2 जो कि क्रॉस आर्म की लेंथ है, क्रॉस आर्म की लेंथ को अगर आप बढ़ा देंगे तो आपका शंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। शंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बेटा शंट कैपेसिटेंस कम हो जाएगा तो आपका जो है K की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट इज K इज इक्वल टू नथिंग बट द शंट कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय सेल्फ कैपेसिटेंस। अगर आपका शंट कैपेसिटेंस क्या हुआ, कम हुआ, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और बेटा अगर K की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर बेटा K की वैल्यू आपकी क्या हो गई, कम हो गई, तो आपका स्ट्रिंग इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। स्ट्रिंग इफिशिएंसी K की वैल्यू अगर आपकी कम हुई तो स्ट्रिंग इफिशिएंसी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप देखेंगे कि आप लंबे क्रॉस आर्म के लेंथ के टावर्स बनाइए, जिससे अगर आपका जो है क्रॉस आर्म की लेंथ बढ़ जाएगी। अगर मैं क्रॉस आर्म की लेंथ को बढ़ाऊंगा तो शंट कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, शंट कैपेसिटेंस कम होने से K की वैल्यू कम हो जाएगी, K की वैल्यू कम होने से स्ट्रिंग इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब ये थोड़ा है कि आप क्रॉस आर्म की जो लेंथ है वो बढ़ाते चले जाएंगे, बहुत बड़ी लेंथ कर देंगे। जैसे जैसे क्रॉस आर्म की लेंथ बढ़ती जाएगी, आपका जो है क्रॉस आर्म का वेट बढ़ता जाएगा। वेट बढ़ता जाएगा तो इस जॉइंट पे आपका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। और अगर बहुत बड़ा क्रॉस आर्म बना देंगे तो यहाँ से विंड जब चलेगी तो यहाँ से क्रॉस आर्म या फिर टावर क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो मैकेनिकल स्टेबिलिटी की वजह से आप एक लिमिट तक ही क्रॉस आर्म की लेंथ बढ़ा सकते हैं। अगर एक लिमिट तक क्रॉस आर्म की लेंथ बढ़ा सकते हैं तो लिमिट
तक ही के की वैल्यू कम कर सकते हैं, एक लिमिट तक ही के की वैल्यू कम कर सकते हैं, और एक लिमिट तक के की वैल्यू कम कर सकते हैं, लिमिट तक ही आप स्ट्रिंग इफिशियंसी को इंप्रूव कर सकते हैं। क्या चीज बढ़ा के? आपकी क्लास आर्म की लेंथ को बढ़ा के। और बेटा जैसे ही स्ट्रिंग इफिशियंसी इंप्रूव कर जाएगी, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? उतना यूनिफॉर्म हो जाएगा। जितनी स्ट्रिंग इफिशियंसी इंप्रूव होती जाएगी, उतना ही आपके हर एक डिस्क के क्रॉस वोल्टेज आसपास होता जाएगा। 100% हो जाएगी तो बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूँ, स्ट्रिंग इफिशियंसी इंप्रूव करने से, अगर स्ट्रिंग इफिशियंसी इंप्रूव हो जाएगी तो दैट इंप्लाइज दैट, सो दैट वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर, जितनी आपकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव होता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर यूनिफॉर्म अक्रॉस द स्ट्रिंग, अक्रॉस द स्ट्रिंग। इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं थ्योरेटिकल में आपको सारा पॉइंट लिखा देता। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए, एक चीज आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, आपका जो है, अगर क्रॉस आर्म की लेंथ आपकी ज्यादा हो, आप देखेंगे टावर ऐसा होता है, ये क्रॉस आर्म होता है, जितनी ज्यादा क्रॉस आर्म की लेंथ होगी, उतना आपको क्या करना पड़ेगा? चौड़ा फुटिंग एरिया रखना पड़ेगा। मतलब नीचे आपकी जो है चौड़ाई क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अगर चौड़ाई बढ़ती जाएगी तो आपको जमीन का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, तो जमीन की कॉस्टिंग बढ़ेगी, तो ओवरऑल कॉस्टिंग इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, तो आप देखेंगे कि लिमिट तक ही आप क्या कर सकते हैं? कॉस्टिंग कर सकते हैं। तो जब मैं क्रॉस आर्म की लेंथ बढ़ाऊंगा, तो जो फुटिंग एरिया होगा, फुटिंग मतलब नीचे जो आप चौड़ाई देते हैं, वो एरिया बढ़ जाएगा, जमीन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो टावर की कॉस्टिंग काफी ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, मैकेनिकल स्टेबिलिटी भी होती है। तो हम क्या करते हैं, कॉस्टिंग की वजह से और मैकेनिकल स्टेबिलिटी की वजह से आप एक लिमिट तक ही अपनी क्रॉस सेक्शनल एरिया की लेंथ को बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो के की वैल्यू एक लिमिट तक ही कम की जा सकती है। ज्यादा से ज्यादा आप के की वैल्यू क्रॉस आर्म की लेंथ को बढ़ा के 0.1 तक कम कर सकते हैं। उससे ज्यादा कम करना है तो फिर और मेथड, तो मैं लिख रहा हूं, हो गया ना? चलिए, तो लिखना स्टार्ट कीजिए। बाय इंक्रीजिंग, बाय इंक्रीजिंग, बाय इंक्रीजिंग, by increasing the length of cross arm, by increasing the length of cross arm, the value of, by increasing the length of cross arm, the value of shunt capacitance
shunt capacitance will be reduced. Therefore, शंट कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी तो के की वैल्यू डिक्रीज होगी, शंट कैपेसिटेंस विल बी रिड्यूस, therefore the value of k will also reduce. Hence k की वैल्यू अगर कम होगी तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, hence string efficiency will be improved. और स्ट्रिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी तो आपका वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज्यादा यूनिफॉर्म होगा, so that we can say that the voltage distribution across the string will be more uniform. ठीक है, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन मोर यूनिफॉर्म होगा या फिर पहले से अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा होने का मतलब दैट इज एक समान होगा, और विल बी इम्प्रूव, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन पहले से ज्यादा एक समान हो जाएगा फिर इम्प्रूव कर जाएगा। और इसमें एक पॉइंट और ऐड करेंगे, बाय इंक्रीजिंग the cross arm length, the value of k will be reduced up to 0.1. 0.1 से ज्यादा हम रिड्यूस नहीं कर सकते, because of limitation of mechanical stability and the costing of tower is also high. इन सब लिमिटेशन की वजह से हम k की वैल्यू को जो है ज्यादा डिक्रीज नहीं कर सकते, 0.1 तक कर सकते हैं लंबे क्रॉस आर्म बना। नेक्स्ट है स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए दूसरा मेथड है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट प्रैक्टिकली इसको यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे कैपेसिटेंस ग्रेडिंग मेथड। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग मेथड। अब जरा इस मेथड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग मेथड में क्या करते हैं। जनरली आप देखेंगे कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में हम क्या करते हैं, डिफरेंट साइज की डिस्क आप यूज करते हैं, और डिफरेंट साइज की डिस्क को यूज करके आप क्या करते हैं, अपनी स्ट्रिंग इफिशियंसी को इंप्रूव करते हैं या फिर 100% करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे जनरली क्या होता है कि प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, एक ही साइज की आपका जो है, एक ही साइज का, अगर साइज एक होगा तो सब में आपका पोर्सलिन का मटेरियल सेम होगा, तो सारी की सारी डिस्क आपका सेम कैपेसिटेंस ऑफर करेंगे। लेकिन आप क्या करेंगे कि अगर मैं जो है डिफरेंट साइज की आपकी पोर्सलिन की डिस्क यूज करूंगा तो कैपेसिटेंस भी अलग अलग होगा, कैपेसिटेंस अलग अलग होगा तो इंपीडेंस भी अलग अलग होगा, और करंट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाए, सेम हो जाए।
तो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग मेथड में आप डिफरेंट डिफरेंट साइज की पोर्सलिन की डिस्क यूज करते हैं, और जो आपका सबसे बॉटम मोस्ट डिस्क होती है वो सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी डिस्क आप सबसे नीचे लगाते हैं और सबसे छोटी डिस्क सबसे ऊपर लगाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट साइज की आप पोर्सलिन की डिस्क को लगा के वोल्टेज बिल्कुल यूनिफॉर्म बना लेते हैं हर एक डिस्क के क्रॉस। तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग में हर एक डिस्क के क्रॉस यूनिफॉर्म वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, स्ट्रिंग एफिशिएंसी हो जाएगी 100% आएगी। लेकिन अलग अलग साइज की डिस्क लगाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए आपकी कोई डिस्क डैमेज हो गई तो आप ढूंढते थोड़ा फिरेंगे कि यार इस साइज की डिस्क आप जो है अपने जो है वेयर हाउस में जाके ढूंढे। आपको वेयर हाउस में डिफरेंट डिफरेंट साइज की डिस्क को क्या करना पड़ेगा, आपको कलेक्ट करके रखना पड़ेगा कि अगर उस साइज की डिस्क आपकी डैमेज हो गई तो फिर उस डिस्क को बदलना भी पड़ेगा। तो आप देखेंगे प्रैक्टिकली ऐसा है नहीं, आप सेम ही साइज की यूज करते हैं, बट ये एक मेथड है, लेकिन प्रैक्टिकली ये मेथड यूज नहीं किया जाता है। तो इस मेथड में करते क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं बना रहा हूं, नाउ यू कैन बी सी दैट। आप देखेंगे प्रैक्टिकली जो है आपको समझाने के लिए यहां मैं जो है आपका 4 डिस्क कंसीडर कर रहा हूं। प्रैक्टिकली में आप क्या करते हैं, सेम साइज की पोर्सलिन की डिस्क यूज करते हैं। सेम साइज की अगर डिस्क होगी तो मटेरियल सेम होगा, तो कैपेसिटेंस ऑफर विल बी सेम, ठीक है। तो यहां पर आपका प्रैक्टिकली क्या होगा, ये आपके पास टावर है। समझाने के लिए लेट अस कंसीडर 4 डिस्क स्ट्रिंग इंसुलेटर। Let us consider 4 disc suspension type string insulator। ठीक है। नाउ 4 डिस्क का सस्पेंशन टाइप ऑफ इंसुलेटर है, और प्रैक्टिकल में सेम साइज की आप डिस्क यूज करते हैं। सेम साइज की डिस्क यूज करेंगे तो सब में समान पोर्सलिन का मटेरियल होगा, तो दैट इज नथिंग बट द, अगर आपका जो है अगर समान साइज है तो एरिया सेम है, एरिया अगर सेम है तो कैपेसिटेंस ऑफर, कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r a by d। साइज अगर सेम है, साइज मतलब एरिया, साइज अगर सेम है तो एरिया सबका सेम होगा। अगर एरिया सबका सेम होगा तो सारे के सारे पोर्सलिन के डिस्क आपका समान। अगर एरिया अलग हो जाएगा, साइज अगर अलग हो तो एरिया अलग हो जाएगा, एरिया अलग हो जाएगा तो कैपेसिटेंस ऑफर क्या हो जाएगा, चेंज। तो प्रैक्टिकल में हम क्या करते हैं, सेम साइज की डिस्क पहले लेना हो, सेम साइज की डिस्क लेंगे तो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट ए टावर है, ये क्रॉस आर्म, दिस इज टावर, क्रॉस आर्म, ठीक है। नाउ दिस इज अर्थ, और दिस इज ग्राउंड, जो कि 0 वोल्ट पे होगा। टावर भी आपका 0 वोल्ट पे होगा और क्रॉस आर्म भी आपका 0 वोल्ट पे होगा, ठीक है। 4 डिस्क कंसीडर कर रहे हैं तो 4 सेल्फ कैपेसिटेंस होंगे। Now this is the power conductor, this is power conductor। सारी की सारी डिस्क सेम साइज की हैं, तो सब इक्वल कैपेसिटेंस ऑफर कर रहे होंगे। लेकिन आप देखेंगे मेटेलिक पिन और टावर के बीच में शंट कैपेसिटेंस की वजह से आपका जो करंट होगा वो थोड़ा थोड़ा करंट लीक कर जाएगा, तो हर एक कैपेसिटेंस से अलग अलग करंट पास करेगा। अगर अलग अलग करंट पास करेगा तो हर एक कैपेसिटर के क्रॉस या फिर हर एक डिस्क के क्रॉस आपका अलग अलग वोल्टेज आएगा, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगा ड्यू टू द शंट कैपेसिटी इफेक्ट, ठीक है ना। यहां पर मैं कैपेसिटी इफेक्ट शंट कैपेसिटर एग्जिस्ट करता है, और कितने शंट कैपेसिटेंस आप बनाते हैं, 3 बनाएंगे, 4 डिस्क है 3 शंट कैपेसिटेंस। ड्यू टू द शंट कैपेसिटेंस
करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म। तो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा आएगा? नॉन यूनिफॉर्म। दिस इज द शंट कैपेसिटर, शंट कैपेसिटेंस, एंड दिस इज नथिंग बट द शंट कैपेसिटेंस। ठीक है, यहां से आपका करंट फ्लो करेगा, दैट इज टॉप मोस्ट डिस्क में कितना करंट फ्लो करेगा? कैपिटल I1। पहले शंट कैपेसिटर में स्मॉल आई। दूसरे डिस्क में कितना करंट फ्लो करेगा? कैपिटल I2। और बेटा दूसरे शंट कैपेसिटर में कितना करंट फ्लो करेगा? स्मॉल I2। तीसरी डिस्क से कितना करंट पास करेगा? कैपिटल I3। और तीसरे शंट कैपेसिटर कितना करंट पास करेगा? स्मॉल I3। और चौथे डिस्क से आपका कितना करंट पास करेगा? दैट इज कैपिटल I4। अब देखेंगे जो करंट है, हर एक पोर्सिलीन की जो डिस्क है उससे अलग अलग करंट फ्लो करेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस सबके सेम है। अगर कैपेसिटेंस सेम है तो सब इंपीडेंस बराबर ऑफर के, करंट अलग अलग है तो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, तो टॉप मोस्ट इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा V1। दूसरी डिस्क के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? V2। तीसरी डिस्क के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? V3। और बॉटम मोस्ट डिस्क के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? V4। ठीक है, अब आप देखेंगे ये जो I4 करंट है, I4 करंट का कुछ करंट यहां गया, कुछ करंट लीक कर गया, बाकी करंट बेटा जो I3 करंट है वो I4 से कम है। I3 कैपिटल I3 का कुछ करंट यहाँ लीक कर जाएगा और बाकी करंट यहाँ जाएगा। बेटा I2 करंट जो हो कैपिटल I2 आपका कैपिटल I3 से कम होगा, और कैपिटल I2 का कुछ पार्ट यहाँ लीक कर जाएगा, तो कैपिटल I1 की वैल्यू आपके कैपिटल I2 से क्या होगी? कम होगी। तो सबसे कम करंट होगा टॉप मोस्ट डिस्क से, और सबसे ज्यादा करंट पास करेगा बॉटम मोस्ट डिस्क से। जहां आप देखेंगे टॉप मोस्ट डिस्क में सबसे कम करंट पास कर रहा है, सबका इंपीडेंस सेम है, तो बेटा जिस डिस्क से सबसे कम करंट पास करेगा उसके क्रॉस वोल्टेज भी कम होगा, और बॉटम मोस्ट डिस्क से सबसे ज्यादा करंट पास करेगा तो बॉटम मोस्ट डिस्क के क्रॉस सबसे ज्यादा वोल्टेज होगा। तो आप देखेंगे आपका बॉटम मोस्ट डिस्क के क्रॉस सबसे ज्यादा वोल्टेज होगा, टॉप मोस्ट डिस्क के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। जहां मैं लिख रहा हूं दैट इज जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। प्रैक्टिकली वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। दिस इज नथिंग बट द this is non uniform voltage distribution। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और बेटा कैपिटल I4 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, फिर स्मॉल I3 की वैल्यू होगी, कैपिटल I3 की वैल्यू होगी, फिर कैपिटल I3 कैपिटल I2 से बड़ा होगा, बेटा कैपिटल I2 आपके कैपिटल I1 से बड़ा होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा करंट आपके बॉटम मोस्ट डिस्क से पास करेगा, और सबसे कम करंट आपका टॉप मोस्ट डिस्क से पास करेगा। जिस डिस्क से सबसे कम करंट पास करेगा, क्योंकि इंपीडेंस सबके सेम है, सबका साइज सेम है, साइज सेम है, तो फिर आपका टॉप मोस्ट डिस्क से सबसे कम करंट पास करेगा, तो टॉप मोस्ट डिस्क के क्रॉस वोल्टेज सबसे कम होगा और सबसे ज्यादा वोल्टेज होगा बॉटम। तो दैट इज V4। दैट इज V4 की वैल्यू V3 से ज्यादा होगी, और V3 की वैल्यू V2 से ज्यादा होगी, और V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा होगी। ठीक है, now this is the relation, this is the relation, this is the relation। ठीक है, अब समझने की कोशिश करिएगा। अब मैं वोल्टेज को एक समान, हर एक डिस्क के क्रॉस वोल्टेज क्या करना चाहिए? तो समान वोल्टेज, कि टॉप मोस्ट डिस्क के क्रॉस भी वोल्टेज समान रहे, सेकंड डिस्क के क्रॉस भी वोल्टेज समान है, थर्ड डिस्क, और बेटा बॉटम मोस्ट डिस्क, हर एक डिस्क के क्रॉस इक्वल वोल्टेज आए। इक्वल वोल्टेज कब आएगा? आप देखें करंट अलग अलग है, टॉप मोस्ट डिस्क में सबसे कम करंट पास कर रहा है, तो अगर बेटा करंट कम है, तो अगर मैं टॉप मोस्ट डिस्क का इंपीडेंस ज्यादा होगा, तो इंपीडेंस ज्यादा है, करंट कम है, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो सकता है? वोल्टेज। वोल्टेज की वैल्यू क्या हो सकती है? सेम। तो आप देखेंगे टॉप मोस्ट डिस्क से सबसे कम करंट पास करे तो टॉप मोस्ट डिस्क का इंपीडेंस सबसे ज्यादा होना चाहिए, और करंट मल्टीप्लाइड बाय इंपीडेंस दैट इज वोल्टेज। ठीक है, आपका बॉटम मोस्ट डिस्क से सबसे ज्यादा करंट पास कर रहा है, तो बॉटम मोस्ट डिस्क सबसे कम इंपीडेंस ऑफर करनी चाहिए,
तो दैट इज दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है कि हर एक डिस्क के क्रॉस बराबर वोल्टेज चाहिए, उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, अलग अलग इंपीडेंस की डिस्क लेने। अगर इंपीडेंस अलग अलग होगा, हर एक डिस्क का इंपीडेंस अलग अलग होगा, तो वो आपका अलग अलग कैपेसिटेंस ऑफर करेंगे। अगर कैपेसिटेंस अलग अलग होगा तो साइज भी अलग अलग होना चाहिए। तो कहां पर बड़े साइज की डिस्क लगानी है, कहां पर छोटे साइज की डिस्क लगानी है, वो दैट इज कैपेसिटेंस की ग्रेडिंग करने वाला हूं। ठीक है, अलग अलग ग्रेड के कैपेसिटेंस लगा के आप वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। नाम है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। ग्रेड अलग अलग होगा सारी डिस्क का। ठीक है, चलिए तो आप देखेंगे अगर मैं लिखना चाहूं वोल्टेज की वैल्यू, हर एक डिस्क के क्रॉस जो वोल्टेज होगा, क्योंकि मैं एसी वोल्टेज की बारे में बात करूं, एसी केस में हर एक एलिमेंट क्या ऑफर का इंपीडेंस, तो वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज का मैग्नीट्यूड होगा करंट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब मैं आपका लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आपका जो है कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है, कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज करंट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय इंपीडेंस। अच्छा, प्योर कैपेसिटर का इंपीडेंस क्या होता है, प्योर कैपेसिटर का जो इंपीडेंस होता है माइनस जे एक्सी होता है। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं तो दैट इज एक्सी, दैट इज एक्सी, एक्सी। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा। आपके कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या है, करंट इनटू दैट इज कैपेसिटर का इंपीडेंस। कैपेसिटर के इंपीडेंस, हेलो, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बराबर का करंट का मैग्नीट्यूड इनटू कैपेसिटर के इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड। कैपेसिटर के इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, कैपेसिटर के इंपीडेंस होगा माइनस जे एक्सी। अगर मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो दैट इज नथिंग बट द एक्सी विल बी देयर, दिस इज नथिंग बट द एक्सी। This is like this, capacitor का voltage across the capacitor, this is nothing but the, अगर मैं कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज को कैलकुलेट करूं, this is nothing but the, ध्यान से देखिएगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, दो तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइएगा। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड लिखा, कैपेसिटर के करंट का मैग्नीट्यूड और कैपेसिटर के इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड। ठीक है, हर एक कैपेसिटर के क्रॉस, हर एक कैपेसिटिव डिस्क के क्रॉस वोल्टेज क्या होना है, सेम। वोल्टेज मुझे क्या रखना है, हर एक डिस्क के क्रॉस, हर एक कैपेसिटर के क्रॉस, हर एक सेल्फ कैपेसिटर कौन होगा, डिस्क के क्रॉस वोल्टेज सेम रखने का मतलब हर एक सेल्फ कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या होना चाहिए, सेम। तो वोल्टेज की वैल्यू मुझे कैसी रखनी है, कांस्टेंट रखनी है। कैसी रखनी है, कांस्टेंट। वोल्टेज की वैल्यू मुझे कैसी रखनी है, कांस्टेंट। आई वांट टू वोल्टेज की वैल्यू कैसी हो, हर एक डिस्क के क्रॉस वोल्टेज कैसा हो, कांस्टेंट। ठीक है, कैसा वोल्टेज चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब एक समान, कांस्टेंट और सेम। ठीक है, चलो, तो V इज नथिंग बट इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू एक्सी। एक्सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसकी वैल्यू कितनी है, 1/ओमेगा c। व्हाट इज द कैपेसिटेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, 1/ओमेगा c। और बेटा किस कैपेसिटेंस के बारे में बात को, सेल्फ कैपेसिटेंस, यहां पर मैंने c लिख दिया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मुझे वोल्टेज कैसा चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। कैसा वोल्टेज चाहिए, कांस्टेंट, एक समान। हर एक डिस्क के क्रॉस वोल्टेज कैसा आना चाहिए, एक समान। ध्यान से सुनिएगा, अब जरा यहां पर बात करते हैं, टॉप मोस्ट डिस्क में बात करते हैं। टॉप मोस्ट डिस्क के क्रॉस वोल्टेज जितना है उतना ही वोल्टेज मुझे बॉटम मोस्ट में। ठीक है, टॉप मोस्ट डिस्क के क्रॉस वोल्टेज और बॉटम मोस्ट डिस्क, हर एक डिस्क के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू सेम रखनी है। लेकिन आप देखेंगे टॉप मोस्ट डिस्क का जो करंट है वो सबसे कम है। अगर बेटा टॉप मोस्ट डिस्क का करंट सबसे कम है तो इसका जो इंपीडेंस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बेटा देखो करंट आप क्या करने वाले हैं, वोल्टेज आपको एक समान चाहिए, करंट की वैल्यू कैसी है, हर एक डिस्क में करंट अलग अलग है तो हर एक डिस्क का इंपीडेंस भी अलग अलग होना चाहिए। वोल्टेज करंट अलग है, इंपीडेंस अलग है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। प्रैक्टिकली आप देखेंगे हर एक डिस्क से अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है। अगर करंट की वैल्यू कैसी है, अलग अलग है, तो हर एक डिस्क अगर अलग अलग इंपीडेंस ऑफर करेगी तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आपका जो है दैट इज स्ट्रिंग इंसुलेटर में करंट की वैल्यू कैसी है, हर एक डिस्क में करंट अलग अलग है। अगर वोल्टेज हर एक डिस्क के क्रॉस एक समान चाहिए तो हर एक डिस्क का इंपीडेंस भी कैसा होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। हर एक डिस्क का इंपीडेंस भी कैसा होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। टॉप मोस्ट डिस्क के बारे में बात करें, फॉर टॉप मोस्ट डिस्क, फॉर टॉप मोस्ट
अगर आपको वोल्टेज कांस्टेंट चाहिए, करंट हर एक डिस्क में अलग अलग है, तो इंपीडेंस भी कैसा होना चाहिए, अलग। जहां पर करंट कम है वहां इंपीडेंस ज्यादा होगा तो मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट हो जाएगा। बॉटम मोस्ट डिस्क में करंट सबसे ज्यादा है तो उसका इंपीडेंस कम होना चाहिए, तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, कांस्टेंट। टॉप मोस्ट डिस्क के बारे में बात करें, फॉर टॉप मोस्ट डिस्क, फॉर टॉप मोस्ट डिस्क, ठीक है, फॉर टॉप मोस्ट डिस्क, ठीक है। चलो टॉप मोस्ट डिस्क में देखेंगे वोल्टेज की वैल्यू आपको एक समान चाहिए, दैट इज वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होगा, करंट इनटू इंपीडेंस। क्या होगा, इंपीडेंस 1/ω/c, दिस इज इंपीडेंस। कैपेसिटर का वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, करंट का मैग्नीट्यूड और इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चलो मैं इसको इंपीडेंस ही लिख देता हूं और बाद में मैं कैपेसिटर के इंपीडेंस को लिख दूंगा 1/ω/c, दिस इज इंपीडेंस। बाहर नहीं लगा मतलब मैग्नीट्यूड लिखा, ठीक है। अब आप देखेंगे टॉप मोस्ट डिस्क के क्रॉस वोल्टेज कैसा चाहिए, टॉप मोस्ट डिस्क के क्रॉस वोल्टेज कैसा चाहिए, कांस्टेंट। वोल्टेज की वैल्यू कैसी चाहिए, कांस्टेंट, एक समान वोल्टेज चाहिए। टॉप मोस्ट डिस्क से जो करंट पास करेगा, हेलो, टॉप मोस्ट डिस्क से जो करंट पास करेगा वो मिनिमम करंट होगा। टॉप मोस्ट डिस्क से मिनिमम करंट पास करता है। और बेटा अगर करंट की वैल्यू कम है तो इंपीडेंस कैसा होना है, टॉप मोस्ट डिस्क आपका सबसे ज्यादा इंपीडेंस ऑफर करेगा। इंपीडेंस ज्यादा है, करंट कम है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। तो आप बोलेंगे टॉप मोस्ट डिस्क का जो करंट है वो कैसा है, मिनिमम। तो टॉप मोस्ट डिस्क का जो कैपेसिटेंस होना चाहिए, टॉप मोस्ट डिस्क जो है वो कितना इंपीडेंस ऑफर करेगी, मैक्सिमम इंपीडेंस ऑफर करेगी। कैसा, मैक्सिमम। दैट इज आपका टॉप मोस्ट डिस्क का करंट कम है तो उसका इंपीडेंस ज्यादा होना चाहिए, तभी दोनों का मल्टीप्लाई कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। अगर टॉप मोस्ट डिस्क का इंपीडेंस आपका मैक्सिमम होना चाहिए तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसी होनी है, टॉप मोस्ट डिस्क कितना कैपेसिटेंस ऑफर करना चाहिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। टॉप मोस्ट डिस्क का जो इंपीडेंस है, हेलो, कैपेसिटर का इंपीडेंस क्या होगा, दैट इज कैपेसिटर की इंपीडेंस क्या होगा, 1/ω/c। अगर टॉप मोस्ट डिस्क का इंपीडेंस मैक्सिमम है, ज्यादा है, हेलो, अगर टॉप मोस्ट डिस्क का इंपीडेंस, अगर टॉप मोस्ट डिस्क को इंपीडेंस ज्यादा ऑफर करना है, अगर टॉप मोस्ट डिस्क को ज्यादा इंपीडेंस ऑफर करना है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होनी चाहिए कि ज्यादा होना, अगर इंपीडेंस ज्यादा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है ना। यहां लिख रहा हूं बेटा, टॉप मोस्ट डिस्क का जो इंपीडेंस है वो होगा 1/ω/c। आपका इंपीडेंस कैसा होना है, टॉप मोस्ट डिस्क का इंपीडेंस कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर इंपीडेंस ज्यादा होगा तो उसका कैपेसिटेंस कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। कैपेसिटेंस कैसा होना चाहिए, कम। अगर कैपेसिटेंस कम होगा तो 1/ω/c ज्यादा होगा, और 1/ω/c अगर ज्यादा होगा तो इंपीडेंस ज्यादा होगा, और इंपीडेंस अगर ज्यादा होगा, करंट कम है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक रिलेशन याद होगा, अब आपको एक रिलेशन याद होगा, हेलो, आपको एक रिलेशन याद होगा। अगर कैपेसिटर, कैपेसिटर का मैं बात करूं, यहाँ पर जो कैपेसिटेंस बनता है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस बनता है, तो टॉप मोस्ट डिस्क का कैपेसिटेंस आपका क्या होगा, कम होगा। इंपीडेंस अगर उसको ज्यादा ऑफर करना है तो कैपेसिटेंस कम होगा, अगर कैपेसिटेंस कम होगा तो उसका साइज कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है, दैट इज ε0 εr a/d, यही फार्मूला होता है सेल्फ कैपेसिटेंस का। अगर आपका जो है कैपेसिटेंस की वैल्यू कम है, टॉप मोस्ट डिस्क जो होनी चाहिए वो कैपेसिटेंस कम ऑफर करना चाहिए, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होना चाहिए, कम। क्योंकि आप लिख सकते हैं, दैट इज ये फार्मूला है, तो आप लिख सकते हैं जो कैपेसिटेंस होता है, सेल्फ कैपेसिटेंस होता है, वो आपका प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो अगर बेटा टॉप मोस्ट डिस्क आपका कम कैपेसिटेंस ऑफर करेगा तो उसका एरिया भी कम होगा। एरिया कम होने का मतलब साइज कम होगा।
टॉप मोस्ट डिस्क का कैपेसिटेंस सबसे कम होना चाहिए, मतलब उसका साइज कैसा होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। मतलब टॉप मोस्ट डिस्क जो है, आप देखेंगे टॉप मोस्ट डिस्क में करंट सबसे कम है, करंट अगर कम है तो उसका इंपीडेंस ज्यादा होगा, इंपीडेंस ज्यादा होने के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होनी चाहिए। टॉप मोस्ट डिस्क आपका सबसे कम कैपेसिटेंस होगा, अगर टॉप मोस्ट डिस्क का कैपेसिटेंस कम होगा तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कम होगा तो साइज कम होगा। तो सबसे ऊपर आप सबसे छोटे साइज की डिस्क लगाने वाले हैं। अगर डिस्क का साइज कम हुआ, अगर डिस्क का साइज कम हुआ तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हुआ, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम तो कैपेसिटेंस कम हुआ, कैपेसिटेंस कम हुआ तो इंपीडेंस सबसे ज्यादा हुआ, इंपीडेंस सबसे ज्यादा, करंट कम है तो वोल्टेज और करंट की वैल्यू कम है, इंपीडेंस ज्यादा, दोनों का प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, दैट इज अगर एरिया कम होगा, और एरिया आपका जो है किसको डिफाइन करता है, साइज को, सो दैट size of the disk is less, size of the disk will be less, size of the disk will be less, ठीक है, size of the disk will be less। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। एक मिनट, गाड़ी से चले जाएगी ना, ठीक है, हो गया। बॉटम मोस्ट डिस्क के बारे में बात करते हैं। बॉटम मोस्ट डिस्क, बॉटम मोस्ट डिस्क के बारे में बात करते हैं। सबसे छोटे साइज की डिस्क कहां लगाएंगे, जहां पर डिस्क का साइज कम होगा वहां का कैपेसिटेंस कम होगा, और कैपेसिटेंस कम होगा तो उस डिस्क का इंपीडेंस ज्यादा होगा, इंपीडेंस ज्यादा होगा, टॉप मोस्ट डिस्क का इंपीडेंस ज्यादा है, करंट कम है तो मल्टीप्लाई कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, करंट कम इंपीडेंस ज्यादा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, बॉटम मोस्ट डिस्क के बारे में बात करते हैं। बॉटम मोस्ट डिस्क का साइज कैसा होना चाहिए, बॉटम मोस्ट में कैसी डिस्क लगाएंगे, अलग अलग साइज की डिस्क लगाते हैं इसमें। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, ग्रेडिंग ऑफ द कैपेसिटेंस विल बी चेंज, अलग अलग ग्रेड के कैपेसिटेंस लगा के वोल्टेज को इक्वल करने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बॉटम मोस्ट डिस्क, बॉटम मोस्ट डिस्क के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ऊपर वाली डिस्क का साइज सबसे कम है, फिर जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे साइज कैसा होगा, सबसे बॉटम वाली डिस्क का साइज कैसा होगा ये देखते हैं। तो आप देखेंगे कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा, कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा, दैट इज कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा करंट मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटर का इंपीडेंस, करंट मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटर का इंपीडेंस। जो बॉटम मोस्ट डिस्क होगी, बॉटम मोस्ट डिस्क से सबसे ज्यादा करंट पास करेगा, बॉटम मोस्ट डिस्क से सबसे ज्यादा करंट पास करेगा, तो करंट की वैल्यू कैसी है, मैक्सिमम है। वोल्टेज को आपको कैसा रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो इंपीडेंस कैसा है, अगर करंट मैक्सिमम है तो इंपीडेंस कैसा होना चाहिए, मिनिमम। बॉटम मोस्ट डिस्क कैसा इंपीडेंस ऑफर करनी चाहिए, मिनिमम। तो करंट अगर आपका ज्यादा है तो इंपीडेंस कम होना चाहिए, तभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बॉटम मोस्ट डिस्क में आप एक ऐसी डिस्क लगाएंगे जिसका इंपीडेंस कम होगा। कैपेसिटर का अगर इंपीडेंस कम है तो कितना कैपेसिटेंस, ज्यादा कैपेसिटेंस की डिस्क लगाएंगे कि कम कैपेसिटेंस, अगर इंपीडेंस कम है तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा,
ठीक है। तो आप देखें कैपेसिटर जो है, जो बॉटम मोस्ट डिस्क है, उसका जो इंपीडेंस है वो कैसा होने ज्यादा है, कैपेसिटर का इंपीडेंस होगा 1/ओमेगा c। अगर बॉटम मोस्ट डिस्क का इंपीडेंस कैसा है, कम है, तो आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसी होगी, ज्यादा। अगर कैपेसिटेंस ज्यादा होगा तो इंपीडेंस कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, अगर आपका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा तो 1/ओमेगा c की वैल्यू ज्यादा होगी, इंपीडेंस ज्यादा होगा। ठीक है, कैपेसिटेंस बॉटम मोस्ट डिस्क ज्यादा कैपेसिटेंस ऑफर करनी चाहिए। अगर ज्यादा कैपेसिटेंस ऑफर करेगा तो आपका साइज कैसा हो, दैट इज सी सेल्फ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, दैट इज एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी। जो सेल्फ कैपेसिटेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेल्फ कैपेसिटेंस प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन। अगर आपकी बॉटम मोस्ट डिस्क ज्यादा कैपेसिटेंस ऑफर करेगी तो उसका एरिया भी क्या होगा, ज्यादा। अगर एरिया ज्यादा होगा तो साइज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सो दैट साइज ऑफ द डिस्क विल बी मोर। ठीक है, तो आपकी जो बॉटम मोस्ट डिस्क है उसका अगर साइज ज्यादा हुआ तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, कैपेसिटेंस ज्यादा होगा तो आपका जो है बॉटम मोस्ट डिस्क कम इंपीडेंस ऑफर कर, इंपीडेंस कम होगा, करंट ज्यादा होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, बॉटम सबसे नीचे आप सबसे बड़े साइज की डिस्क लगाएंगे, सबसे ऊपर आप सबसे छोटे साइज की। और आप देखिए जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आते जाएंगे तो आपका साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता, सबसे नीचे सबसे बड़े साइज के डिस्क, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे साइज कम हो जाएगा, और सबसे ऊपर सबसे छोटे साइज की डिस्क लगाएंगे। दिस विल बी ओके, ये क्लियर होना चाहिए। तो इस चीज को मैं लिख देता हूं। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में आप क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में आप देखेंगे अलग अलग इंपीडेंस के कैपेसिटेंस लगाते हैं, मतलब अलग अलग साइज के। अगर उनका साइज अलग अलग होगा, अगर आपकी डिस्क का साइज अलग होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग होगा। अगर साइज अलग है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग होगा, तो कैपेसिटेंस अलग अलग ऑफर। तो ये जो है कैपेसिटेंस अगर अलग अलग ऑफर करें तो हर एक डिस्क आपका अलग अलग इंपीडेंस होगा, इंपीडेंस अलग अलग है, करंट अलग अलग है, तो वोल्टेज का जो मल्टी वोल्टेज की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। ऊपर आपका टॉप मोस्ट इसमें सबसे कम करंट पास कर रहा है तो टॉप मोस्ट सबसे ज्यादा इंपीडेंस हो, इंपीडेंस अगर ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होगी, कैपेसिटेंस कम होगा तो एरिया कम होगा, तो साइज कम होगा। सबसे छोटे साइज की डिस्क ऊपर लगाएंगे, और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे करंट ज्यादा है तो इंपीडेंस कम होगा, इंपीडेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा ऑफर करनी चाहिए डिस्क। अगर कैपेसिटेंस ज्यादा होगा तो साइज भी ज्यादा होगा, साइज ज्यादा होगा तो सबसे बड़ी डिस्क आप कहां पर लगाएंगे, बॉटम में। तो ऊपर से नीचे तब जब आप डिस्क लगाएंगे तो साइज बढ़ना चाहिए, साइज बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि एरिया इज प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है, किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है। यहां मैं लिख रहा हूं, यहां मैं लिख रहा हूं। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग मेथड में आप क्या करते हैं, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग मेथड में आप जो है डिफरेंट डिफरेंट साइज की डिस्क क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। यहां मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख लो साइज कम होगा तो इस जगह पे लिख लो, हेलो इस जगह पे लिख लो, हेंस हेंस द साइज ऑफ टॉप
most disk is smallest. टॉप मोस्ट डिस्क में सबसे छोटी डिस्क लगाएंगे और बॉटम मोस्ट डिस्क में सबसे बड़ी डिस्क लगाएंगे। तो यहां लिख रहा हूं हेंस द साइज ऑफ बॉटम मोस्ट डिस्क इज मैक्सिमम। तब यहां पर लिखना स्टार्ट करते हैं। In the capacitance grading method, in the capacitance grading method, we connect different size of disk. We connect different size of disk in the string. वोल्टेज के डिस्ट्रीब्यूशन को एक समान बनाने के लिए हम स्ट्रिंग में अलग अलग साइज की डिफरेंट साइज की डिस्क लगाते हैं। साइज अलग अलग होगा, ठीक है, डिफरेंट साइज की डिस्क लगाते हैं। अगर बेटा आपका जो है डिस्क का साइज अलग अलग होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग हो तो कैपेसिटेंस भी डिस्क अलग अलग ऑफर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिख रहा हूं therefore अगर डिफरेंट साइज की डिस्क होगी तो कैपेसिटेंस ऑफर बाय द डिस्क विल बी डिफरेंट। therefore each disk will offer offers different capacitance। हर एक डिस्क अलग अलग कैपेसिटेंस क्या करेगी ऑफर। therefore each disk will be offered different capacitance for maintaining। बिल्कुल एक समान अगर जो है वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो सबसे ऊपर सबसे छोटे साइज की डिस्क लगाएंगे और सबसे नीचे सबसे बड़े साइज की डिस्क लगाएंगे। लिख रहा हूं for maintaining the uniform, बिल्कुल एक समान यूनिफॉर्म voltage distribution, for maintaining uniform voltage distribution across the string for maintaining the uniform voltage distribution across the string, we connect smallest size disk
जो डिस्क का बेटा साइज कम होगा, हेलो, जिस डिस्क का साइज कम होगा, साइज कम होगा तो एरिया कम होगा तो कैपेसिटेंस भी कम होगा। वी कनेक्ट स्मॉलेस्ट साइज डिस्क, दैट इज, जिस डिस्क का साइज कम होगा उसका कैपेसिटेंस भी कम, दैट इज स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस डिस्क nearer to the cross arch, nearer to the cross arch. We connect smallest side disk nearer to the cross arch and highest or largest size disk, जिस डिस्क का साइज ज्यादा होगा उसका कैपेसिटी, दैट इज लार्जेस्ट कैपेसिटेंस डिस्क nearer to the conductor, nearer to the conductor or bottom most disk. यहां पर लिख लीजिए दैट इज टॉप मोस्ट डिस्क के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे ऊपर सबसे छोटे साइज की डिस्क लगाएंगे और सबसे नीचे सबसे बड़े साइज की डिस्क लगाएंगे। तो अब मैं कैपेसिटेंस ग्रेडिंग का फिगर बना रहा हूं, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग का फिगर बना रहा हूं। वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एक समान करने के लिए अगर ऊपर सबसे छोटे साइज का डिस्क लगेगी तो उसका इंपीडेंस सबसे ज्यादा होगा, करंट कम होगा तो वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी, एक समान। करंट कम है, इंपीडेंस ज्यादा तो वोल्टेज सेम है। नीचे वाले में सबसे बड़ी साइज की डिस्क है तो उसका जो है इंपीडेंस कम होगा, करंट ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट, करंट और इंपीडेंस का प्रोडक्ट कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लिख लिया, चलिए चलिए मैं कैपेसिटेंस ग्रेडिंग कर रहा हूं। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग आप कर रहे हैं, चलिए वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एक समान करने के लिए स्ट्रिंग के क्रॉस 4 डिस्क का, 4 डिस्क का आपके पास सस्पेंशन टाइप ऑफ इंसुलेटर था, दिस इज अर्थ, या फिर दिस इज द ग्राउंड। नाउ दिस इज द क्रॉस आर्म, दिस इज योर क्रॉस आर्म। नाउ दिस इज टावर। अर्थ या फिर ग्राउंड आपका जीरो पोटेंशियल पे होगा, टावर भी जीरो पोटेंशियल पे होगा, क्रॉस आर्म भी आपका जीरो पोटेंशियल पे होगा। नाउ सबसे ऊपर आप जो है सबसे छोटे साइज की डिस्क लगाएंगे और जैसे जैसे अब आप नीचे आते जाएंगे आपके डिस्क का साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और सबसे नीचे आप सबसे बड़े साइज की डिस्क क्या करने वाले हैं, लगाने।
और नाउ दिस इज द पावर कंडक्टर। और ऐसा करने से वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल क्या होगा, एक समान हो जाएगा। दिस इज द डिस्क 1, टॉप मोस्ट डिस्क, दिस इज डिस्क 2, दिस इज डिस्क 3 एंड दिस इज डिस्क 4। इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस ग्रेडिंग करना। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। और कैपेसिटेंस ग्रेडिंग करने से आप देखेंगे डिस्क के साइज अलग अलग है तो कैपेसिटेंस भी अलग अलग होंगे। करंट अलग है, कैपेसिटेंस अलग है, तो इंपीडेंस अलग हो गई। करंट अलग, इंपीडेंस अलग, तो वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, हर जगह सेम हो जाएगी। तो मैं एनालिसिस करने के लिए कि आपका जो है, जो डिस्क 2 होती है उसका कैपेसिटेंस ऊपर वाली डिस्क के टर्न में कितना होता है, थर्ड डिस्क का कैपेसिटेंस कितना होगा, और फोर्थ डिस्क का कैपेसिटेंस आपका जो है कितना होगा। ठीक है, नीचे का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, फिर इसका कैपेसिटेंस कम होगा, इसका कैपेसिटेंस, सबसे कम कैपेसिटेंस होगा ऊपर। चलो एनालिसिस करने के लिए कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, जैसे आप कैपेसिटेंस ग्रेडिंग करेंगे, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग करने से हर एक डिस्क के क्रॉस वोल्टेज कैसा हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। स्ट्रिंग इफिशिएंसी बिल्कुल 100% हो जाएगी। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग कर दी है तो हर एक डिस्क के क्रॉस वोल्टेज बिल्कुल एक समान, को ये करंट अलग है, इंपीडेंस अलग है, तो वोल्टेज की वैल्यू हर एक डिस्क के क्रॉस एक समान आएगी। एनालिसिस करने के लिए कि डिस्क 2 का जो कैपेसिटेंस है वो मैं उसकी वैल्यू निकालूंगा टॉप मोस्ट डिस्क के कैपेसिटेंस टर्म, डिस्क 3 का कैपेसिटेंस टॉप मोस्ट टर्म के, और फिर डिस्क 4 का कैपेसिटेंस, क्योंकि ये कैपेसिटेंस ज्यादा है, इस कैपेसिटेंस की वैल्यू टॉप मोस्ट डिस्क के कैपेसिटेंस के टर्म में निकालूंगा। वहां से रेशियो निकाल लूंगा कि अगर वोल्टेज को इक्वल करना है तो डिस्क के कैपेसिटेंस में कितना कितना अंतर होना चाहिए। ठीक है, लिख रहा हूं। कन्वर्टिंग, converting the given diagram into the electrical equivalent model। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल में मैं क्या कर रहा हूं, आपका कन्वर्ट कर रहा हूं एनालिसिस करने के। ठीक है, चल नाउ दिस इज द टावर, दिस इज अर्थ और ग्राउंड, नाउ दिस इज द क्रॉस आर्म। ये आपका टावर है, ये आपका क्रॉस आर्म है जो कि सारे के सारे ग्राउंड पोटेंशियल पे होंगे। नाउ क्योंकि टॉप मोस्ट डिस्क का साइज कम है, अगर साइज कम है तो कैपेसिटेंस भी आपका अलग अलग होगा, तो टॉप मोस्ट डिस्क का कैपेसिटेंस अलग होगा, सेकंड डिस्क का कैपेसिटेंस, साइज अलग अलग है, ए की वैल्यू साइज अलग है तो एरिया अलग होगा, तो कैपेसिटेंस, तो ऊपर वाली डिस्क आपका अलग कैपेसिटेंस ऑफर करेगी, सेकंड डिस्क का कैपेसिटेंस अलग होगा, तीसरी डिस्क का कैपेसिटेंस अलग होगा, और चौथी डिस्क का सेल्फ कैपेसिटेंस अलग होगा, सबका कैपेसिटेंस साइज अलग अलग, तो कैपेसिटेंस ऊपर वाले के कैपेसिटेंस को मैं C1 मान रहा हूँ, दूसरी डिस्क के कैपेसिटेंस को C2 मान रहा हूँ, C3 मान रहा हूँ, एंड दैट इज C4 मान रहा हूँ, सबके सेल्फ कैपेसिटेंस अलग अलग होंगे कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। तो नाउ टॉप मोस्ट डिस्क के कैपेसिटेंस को आप C1 से प्रिंट कर, C1 की वैल्यू बेटा सबसे कम होगी, C1 की वैल्यू कम होगी, कैपेसिटेंस कम है तो इंपीडेंस सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद नीचे वाली डिस्क का कैपेसिटेंस आपका C2 मान रहा हूं, तीसरी डिस्क के सेल्फ कैपेसिटेंस को आप C3 मान रहे हो, बॉटम मोस्ट डिस्क के सेल्फ कैपेसिटेंस को आप C4। सबका साइज अलग अलग है तो सबका कैपेसिटेंस भी क्या होगा, सेल्फ कैपेसिटेंस अलग अलग होगा।
दिस इज पावर कंडक्टर। नाउ दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3 एंड दिस इज C4। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हैं इसका साइज सबसे कम है तो कैपेसिटेंस ये सबसे कम होगा, तो इसका इंपीडेंस सबसे ज्यादा होगा। करंट यहां सबसे कम। अच्छा देखो, शंट कैपेसिटेंस बना रहा हूं, शंट कैपेसिटेंस, 3 शंट कैपेसिटेंस आएंगे, 4 डिस्क है, शंट कैपेसिटेंस, दिस इज शंट कैपेसिटेंस। नाउ दिस इज शंट कैपेसिटेंस, CSH, CSH, CSH। नाउ आप देखेंगे शंट कैपेसिटर, यहां से करंट आएगा, इस 4 से करंट आएगा, कुछ करंट यहां चला जाएगा, कुछ करंट यहां चला जाएगा, फिर आपका ये जो करंट है यहां पर डिवाइड होगा, कुछ करंट यहां लीक कर जाएगा, कुछ करंट आपका डिस्क 2 में चला जाएगा, डिस्क 2 का करंट यहां पर जाएगा, कुछ करंट यहां लीक कर जाएगा और बाकी करंट आपका डिस्क 1 में चला जाएगा। तो डिस्क 1 के करंट को आप कितना मानते हैं? I1, कैपिटल I1। डिस्क 1 से आपका कितना करंट जाएगा? कैपिटल I1। और पहले शंट कैपेसिटर कितना करंट जाएगा? स्मॉल I1। डिस्क 2 से कितना करंट जाएगा? दैट इज कैपिटल I2। और बेटा दूसरे शंट कैपेसिटर में कितना करंट जाएगा? स्मॉल I2। डिस्क 3 से कितना करंट पास करेगा? कैपिटल I3। और डिस्क तीसरे शंट कैपेसिटर दैट इज स्मॉल I3। और डिस्क 4 से कैपिटल I4। यहां मैं लिख रहा हूं चूंकि C1 की वैल्यू सबसे कम है, फिर C2 की वैल्यू C1 से ज्यादा है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं चूंकि C4 की वैल्यू सबसे ज्यादा है, C4 is greater than C3 and C3 is greater than C2 and C2 is greater than C1। ठीक है, जिसका बेटा कैपेसिटेंस, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसका इंपीडेंस कम होगा। तो बेटा जो बॉटम मोस्ट डिस्क है उसका कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा है तो उसका जो इंपीडेंस है वो सबसे कम होगा। फिर थर्ड वाली डिस्क का इंपीडेंस उससे ज्यादा होगा, सेकंड वाली डिस्क का इंपीडेंस उससे ज्यादा होगा, और फोर्थ वाली और बेटा पहली वाली डिस्क का इंपीडेंस सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, करंट के बारे में बात करूंगा, इसका इंपीडेंस सबसे ज्यादा है, करंट की वैल्यू सबसे कम है। ठीक है, नाउ दैट इज I4 is greater than I3, कैपिटल I3 is greater than कैपिटल I2 is greater than कैपिटल I। ध्यान से देखिए, टॉप मोस्ट जिसका इंपीडेंस ज्यादा है, करंट कम है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट। सेकंड डिस्क का इंपीडेंस क्या है? आपका ज्यादा है, ऊपर वाले से ज्यादा है, लेकिन उसका करंट क्या है? आपका पहले वाले से, आपका इंपीडेंस क्या है? इंपीडेंस कम है, करंट ज्यादा है, तो प्रोडक्ट कांस्टेंट। हेलो, इंपीडेंस कम है, करंट ज्यादा है, कांस्टेंट। बॉटम और जिसका इंपीडेंस सबसे कम है, करंट सबसे ज्यादा है, तो प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी द आइडिया कि इसका कैपेसिटेंस ज्यादा है तो इसका इंपीडेंस सबसे कम है, करंट सबसे ज्यादा है तो प्रोडक्ट कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप देखेंगे कैपेसिटेंस ग्रेडिंग करने के बाद आपका हर एक डिस्क के क्रॉस वोल्टेज कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट। हर एक डिस्क के क्रॉस वोल्टेज कैसा होगा? एक समान होगा, एक समान, एक समान। तो पहली डिस्क के क्रॉस भी वोल्टेज कितना होगा? V। दूसरी डिस्क के क्रॉस भी वोल्टेज V और तीसरी डिस्क के क्रॉस भी वोल्टेज V। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग करने से हर एक डिस्क के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा? एक समान। इसको हम V1 मानते थे, ये भी V के बराबर आएगा। इसको हम V2 मानते थे, ये भी V के बराबर आएगा। तीसरी डिस्क के क्रॉस वोल्टेज को हम V3 मानते थे, ये भी कितना आएगा? V। अब सबके इंपीडेंस अलग अलग हैं, करंट अलग है, तो प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ब्रजेश कुमार, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, चलो, हर एक डिस्क के क्रॉस वोल्टेज स्टिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, हर एक डिस्क के क्रॉस वोल्टेज सेम है तो 100% आ जाएगा। वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान कर लिया और स्टिंग एफिशिएंसी इंप्रूव होकर आपकी बढ़ गई और 100% हो जाएगी। चलो जरा मुझे ये बताओ, स्टिंग एफिशिएंसी कितनी होगी इस केस में? जब आप कैपेसिटेंस ग्रेडिंग करते हैं
तो हर एक डिस्क के क्रॉस वोल्टेज एक समान है। अगर हर एक डिस्क यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्टिंग एफिशिएंसी 100% होगी, निकाल रहा हूं। इस केस में अगर मैं फेज वोल्टेज निकालूं, हेलो फेज वोल्टेज, डिस्टिंग एफिशिएंसी के लिए फेज वोल्टेज निकालना पड़ेगा। फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज कितना होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, और सारे के सारे वोल्टेज सेम है, V दैट इज इक्वल टू 4। तो परसेंटेज ऑफ स्ट्रिंग एफिशिएंसी, phase voltage divided by number of discs, and that is voltage across the disc which is nearer to the conductor, that is V4। phase voltage है 4V, 4 into जो भी डिस्क कंडक्टर के पास है उसके क्रॉस वोल्टेज कितना है? V। यहां से कट जाएगा, दिस इज 1, तो दिस इज इक्वल टू 100%। तो आप देखेंगे जब आपने कैपेसिटेंस ग्रेडिंग नहीं की थी, हेलो, जब आपने कैपेसिटेंस ग्रेडिंग नहीं की थी, सेम साइज की डिस्क लगाई थी, तो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था? अलग अलग था। वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग था, तो इस केस में स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होगी? वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था? अलग अलग। स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होगी? 100% से कम होगी। अब आप स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करना चाहते थे, तो आपने कैपेसिटेंस ग्रेडिंग कर, और जैसे ही बेटा आपने कैपेसिटेंस ग्रेडिंग की कि ऊपर सबसे छोटे साइज के डिस्क और नीचे सबसे बड़े साइज के डिस्क, आपका वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एक समान हो गया और स्ट्रिंग एफिशिएंसी हम 100%। तो आपने स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव कर लिया। आप इंप्रूव ही करना चाहते थे, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग को इंप्रूव, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग करके आप जो है क्या कर सकते हैं? स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं। इसका ड्रॉबैक क्या है? आपको अलग अलग साइज की डिस्क लगानी पड़ेगी। तो आप देखेंगे आपको जो है जो जब भी आप क्या होगा, आपकी स्ट्रिंग में किसी डिस्क में फॉल्ट आएगी तो उसी साइज की डिस्क लगाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या है? स्पेयर में कई सारी साइज की डिस्क रखनी है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कई सारी साइज की डिस्क रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, बिकॉज कॉस्टिंग, इसकी भी 10 यूनिट रखेंगे, इसकी भी 10 यूनिट, इसकी तो आपकी हर की 10 यूनिट रखेंगे, तो कॉस्टिंग इज वेरी वेरी हाई, स्पेयर की बात। लेकिन अगर सब सेम साइज की होंगी तो बेटा आप 10 ही यूनिट रख लीजिए, कोई एक खराब होगी तो बदल देंगे। तो आप देखेंगे प्रैक्टिकली जो है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आपको इस फेयर में आपको कई साइज की डिस्क रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अब हम लोग देखना चाहते हैं, जब आप कैपेसिटेंस ग्रेडिंग करके इसी आप जो है स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव कर लेते हैं, तो बेटा डिस्क 2 का, अब डिस्क 2 का जो कैपेसिटेंस होगा वो डिस्क 1 से ज्यादा होगा। डिस्क 2 के कैपेसिटेंस को आप डिस्क 1 के टर्म में निकालेंगे। डिस्क 3 कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में डिस्क 3 का जो कैपेसिटेंस होगा डिस्क 1 के टर्म में कितना होगा? डिस्क 4 बॉटम मोस्ट जिसका कैपेसिटेंस आप इसके टर्म में निकालना चाहते हैं। अगर टर्म में निकाल लेंगे तो आप क्या कर सकते हैं? दैट इज नथिंग बट द, आप जो है अगर आपको जो है टॉप मोस्ट जिसका कैपेसिटेंस मालूम है, तो वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सेकंड थर्ड फोर्थ में कितने कितने कैपेसिटर, कितने कितने फैरेड का कैपेसिटेंस लगाना है, उस चीज को हम लोग निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? सेम चीज, वोल्टेज जैसे निकालते थे, वोल्टेज इस बार दिया, कैपेसिटेंस निकालना, तो सेम केसीएल यहां लगाएंगे, केसीएल यहां लगाएंगे, केसीएल। अच्छे बताओ, जो ऊपर वाला कैपेसिटेंस ग्रेडिंग करने के बाद हर एक डिस्क के क्रॉस वोल्टेज सेम है, तो जो टॉप मोस्ट शंट कैपेसिटेंस होगा उसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? टॉप मोस्ट शंट कैपेसिटेंस के क्रॉस वोल्टेज, टॉप मोस्ट शंट कैपेसिटेंस के क्रॉस वोल्टेज, टॉप मोस्ट शंट कैपेसिटेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? V। सेकंड शंट कैपेसिटेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? 2V। देख लीजिए आप लोग, 2V, 2V। और बेटा थर्ड शंट कैपेसिटेंस के क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा? दैट इज 3V। इसको मान रहे हैं नोड ए, इसको मान रहे हैं नोड बी, और इसको मान रहे हैं नोड डी। और यहां से जब निकालेंगे ना, तो C4 की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, C3 की वैल्यू कम आएगी, C2 की वैल्यू आपकी कम आएगी, और सबसे कम C1 आएगा। तो C2 को मैं C1 के टर्म में निकाल रहा हूं, C3 को मैं C1 के टर्म में निकाल, C4 को C1 के टर्म में निकाल रहा हूं। सबसे बड़ा कैपेसिटेंस आपने सबसे नीचे लगाया, सबसे छोटा कैपेसिटेंस आपने ऊपर लगाया है, और बेटा आप C4, C3, C2 की वैल्यू C1 के टर्म में निकालने जा रहे हैं, C1 के टर्म में निकालने जा रहे हैं। चलिए, हो गया हो तो आगे चलें। चलिए, अप्लाई
KCL एट नोड ए। नोड ए में KCL जब आप अप्लाई करेंगे तो कैपिटल I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल I1 प्लस स्मॉल I। कैपिटल I2 इज इक्वल टू कैपिटल I1 प्लस स्मॉल I1। कैपिटल I2 क्या होगा, कैपेसिटर का करंट, कैपेसिटर करंट क्या होगा, कैपेसिटर का वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा सी, कैपेसिटर का वोल्टेज V मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा सी। कैपिटल I1 की वैल्यू निकालो, कैपेसिटर का वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा सी प्लस स्मॉल I1 कैपेसिटर का वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा सी एस एच। यहां से ओमेगा वी और ओमेगा वी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहां पर आएगा C इज इक्वल टू, हेलो यहां पर गलत हो गया, देखो हेलो गलत हो गया। आपका जो है डिस्क 2 का करंट निकालना है, हेलो डिस्क 2 का करंट निकालेंगे, डिस्क 2 का वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा सी। व्हाट डिस्क 2 कितना कैपेसिटेंस ऑफर कर रही है, C2 ऑफर कर रही है। यहां इसको C2 लिखेंगे। डिस्क 1 का करंट क्या होगा, डिस्क 1 का करंट, डिस्क 1 का वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा एन। डिस्क 1 कितना कैपेसिटेंस ऑफर कर रही है, जिसे C1 ऑफर कर रही है। और बेटा स्मॉल I1 क्या होगा, दैट इज कैपेसिटर का वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा सी, कितना कैपेसिटेंस, दैट इज CSH। तो आप देखेंगे V और ओमेगा कट जाएगा, V ओमेगा कट जाएगा, V ओमेगा कट जाएगा, तो यहां से C2 की वैल्यू हम निकालेंगे। C2 की वैल्यू आ जाएगी C1 प्लस CSH। C2 की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। C2 की वैल्यू C1 के टर्म में निकालेंगे तो कितना आएगा, C1 प्लस शंट कैपेसिटेंस, C1 प्लस CSH। तो C2 की वैल्यू आपको कैसे, C1 में आप जो है शंट कैपेसिटर, तो C2 की वैल्यू C1 से बड़ी है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह C3 की वैल्यू हम लोग निकालने जा रहे हैं टॉप डिस्क के कैपेसिटेंस और शंट कैपेसिटर में। अप्लाई KCL, अप्लाई KCL एट नोड बी। नोड बी में जब आप KCL अप्लाई करेंगे तो कैपिटल I3 इज इक्वल टू कैपिटल I2 प्लस स्मॉल I। कैपिटल I3 कैपेसिटर का करंट क्या होगा, कैपेसिटर का वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा इनटू कैपेसिटेंस है C3। I2 का कैपेसिटर का वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा C की वैल्यू है C2 एंड दैट इज इक्वल टू 2V कैपेसिटर का वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा CSH। ओमेगा V ओमेगा V ओमेगा V क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो C3 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली। C3 थर्ड इसका जो कैपेसिटेंस होगा दैट इज C2 प्लस 2 इंटू CSH। लेकिन मुझे C3 की वैल्यू जो करनी है, C3 थर्ड इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है C1 के टर्म में। तो C2 की वैल्यू यहां पर रख दी, C2 की वैल्यू यहां पर रख दी, C2 की वैल्यू यहां पर रख दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग C2 की वैल्यू रख रहे हैं, तो यहां से आपका आ जाएगा C3 इज इक्वल टू, C2 पे रखेंगे C1 प्लस शंट कैपेसिटेंस प्लस 2 इंटू शंट कैपेसिटेंस। तो C3 की वैल्यू मैंने C1 के टर्म में निकाली, C1 प्लस 3 इंटू शंट कैपेसिटेंस। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। C3 की वैल्यू कितनी है बेटा, दैट इज C1 प्लस 3 इंटू शंट कैपेसिटेंस। C2 की वैल्यू कितनी है, C1 प्लस शंट कैपेसिटेंस CSH। C4 की वैल्यू, डिस्क 4 का कैपेसिटेंस निकालने जा, डिस्क 4 का कैपेसिटेंस। अप्लाई KCL एट नोड B। नोड B में KCL अप्लाई करिए तो कैपिटल I4 इज इक्वल टू कैपिटल I3 प्लस स्मॉल I3। कैपिटल I4 क्या होगा, कैपेसिटर का वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा इंटू कैपेसिटेंस की वैल्यू दैट इज C4। कैपिटल I3 क्या है, कैपेसिटर का वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा इंटू कैपेसिटेंस दैट इज C3 एंड दैट इज स्मॉल I3 का कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होगा 3V इंटू ओमेगा इंटू शंट कैपेसिटेंस। यहां से आपका V और ओमेगा कट जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू बॉटम मोस्ट डिस्क का जो सेल्फ कैपेसिटेंस है C4 दैट इज इक्वल टू आएगा C3 प्लस 3 इंटू शंट कैपेसिटेंस। नाउ आपको जो है बॉटम मोस्ट कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटेंस C1 के टर्म लेगा, तो C3 की वैल्यू आप जो है क्या कर सकते हैं, C3 की वैल्यू
आप C1 के टर्म में लिख सकते हैं, यहाँ आप वैल्यू पुट करिए। तो दिस इज इक्वल टू C4, C3 की वैल्यू आ जाएगी C1 के टर्म में C1 प्लस 3 इंटू शंट कैपेसिटेंस प्लस 3 इंटू शंट कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर C4 की वैल्यू आ जाएगी C1 प्लस 6 इंटू शंट कैपेसिटेंस। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। तो यहां से आपको दिख रहा होगा सबसे ज्यादा किस कैपेसिटेंस की वैल्यू आ रही है, बॉटम मोस्ट कैपेसिटेंस की वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है। उसके बाद हेलो C1 सब में कॉमन है, ठीक है। शंट के यहाँ 6 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर 1 है, तो सबसे बड़ा कैपेसिटेंस है C4। तो यहां से आप देखेंगे बाई कंपेयरिंग इक्वेशन, बाई कंपेयरिंग द इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आपको दिख रहा होगा C4 इज ग्रेटर देन C3 इज ग्रेटर देन C2 इज ग्रेटर देन C1। सबसे बड़ा कैपेसिटेंस आप बॉटम पे लगाएंगे और सबसे छोटा कैपेसिटेंस आप सबसे ऊपर लगाएंगे। हेंस यहां से लिख सकते हैं, हेंस बॉटम मोस्ट कैपेसिटेंस इज हाईएस्ट एंड, अगर कैपेसिटेंस हाईएस्ट हो तो साइज भी एंड so that it is लिखो, it is so that it is largest size and टॉप मोस्ट कैपेसिटेंस सबसे कम है। सबको C1 के टर्म में निकाले, टॉप मोस्ट कैपेसिटेंस इज स्मॉलेस्ट and so that it is a smallest size। अब देखो जो है, जब भी कैपेसिटेंस ग्रेडिंग दी होती है तो आपको कौन सा रेशियो को के बोलते हैं। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में जो टॉप मोस्ट डिस्क होती है और शंट कैपेसिटेंस, इस रेशियो को हम के बोलते हैं। इन कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, इन कैपेसिटेंस ग्रेडिंग मेथड, के को हम कैसे डिफाइन करते हैं, के को हम डिफाइन करते हैं शंट कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय सेल्फ। कौन सा सेल्फ कैपेसिटेंस होगा, टॉप मोस्ट का सेल्फ कैपेसिटेंस, टॉप मोस्ट जिसका सेल्फ कैपेसिटेंस दैट इज C1। दिस रेशियो इज नथिंग बट नोन एज ए के। मैंने हर एक कैपेसिटेंस को, सेल्फ कैपेसिटेंस को C1 के टर्म में निकाला है, शंट कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय सेल्फ, ये रेशियो आपका क्या कहलाता है, के कहलाता है, के कहलाता है। ये क्या कहलाता है, के, और के की वैल्यू हमेशा क्या होती है, लेस देन 1 होती है, मैंने आपको बताया था। जब भी आप कैपेसिटेंस ग्रेडिंग मेथड के बारे में बात करेंगे तो के कैसे डिफाइन होता है बेटा, शंट कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय सेल्फ कैपेसिटेंस। कौन सा सेल्फ कैपेसिटेंस, टॉप मोस्ट जिसका सेल्फ कैपेसिटेंस। चलो अब मैं के की डिफरेंट वैल्यू ले लेता हूं और देखना चाहता हूं कि बेटा कौन से कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आई। चलो इफ केस नंबर 1, केस नंबर 1, इफ के क्या कहलाता है, शंट कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय C1, ये रेशियो कितना है 1/5। 1/5 का मतलब 0.2।
तब आपके कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में जो कैपेसिटेंस है उनका रेशियो कितना हो। के की वैल्यू आपको दी है 0.2, मतलब आपका क्या हुआ, शंट कैपेसिटेंस और सेल्फ कैपेसिटेंस का रेशियो दिया। ठीक है, अगर आपको बेटा के दिया है 1/5, के अगर आपको दिया 1/5, तब आपको देखना है कि ये जो आपके पास सेल्फ कैपेसिटेंस है C1 C2 C3 C4, इनका रेशियो कितना है, किस रेशियो के सेल्फ कैपेसिटेंस लगाएंगे। तो आप देखेंगे शंट कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय सेल्फ कैपेसिटेंस का रेशियो 1/5 है, तो यहां से आप लिख सकते हैं C1 की वैल्यू कितनी दी है, 5 टाइम्स ऑफ द शंट कैपेसिटेंस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, C1 की वैल्यू दिस इज गिवन, तब आपको निकालना है दैट इज C1 C2 C3 C4 का रेशियो कितना है, सारे सेल्फ कैपेसिटेंस का रेशियो कितना है। अगर के की वैल्यू 1/5 है तो जितने भी मैंने डिस्क लगाई हैं उनके कैपेसिटेंस का रेशियो कितना होगा। ठीक है, ये बताइए C1 की वैल्यू तो C1 है, C2 की बेटा वैल्यू मैंने निकाली है, C2 की वैल्यू मैंने निकाली है C1 के टर्म में, कितनी है बेटा, C1 प्लस शंट कैपेसिटेंस। C3 की वैल्यू C1 के टर्म में निकाली, C1 प्लस 3 इंटू शंट कैपेसिटेंस। और बेटा C4 की वैल्यू मैंने निकाली है C1 प्लस 6 इंटू शंट कैपेसिटेंस। क्लियर है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो आपका सेल्फ C1 की वैल्यू है वो 5 टाइम्स ऑफ द शंट कैपेसिटेंस, C1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 5 टाइम्स ऑफ द शंट कैपेसिटेंस, दिस इज 5 टाइम ऑफ द शंट कैपेसिटेंस। के की वैल्यू 1/5 है, इसका मतलब है कि C1 की वैल्यू 5 टाइम्स ऑफ द शंट कैपेसिटेंस है। C1 की जगह लिख सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ द शंट कैपेसिटेंस, 5 टाइम्स ऑफ द शंट कैपेसिटेंस। जैसे C1 की जगह लिख सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ द शंट कैपेसिटेंस। C1 की जगह लिख सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ द शंट कैपेसिटेंस, C1 की जगह लिख सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ द शंट कैपेसिटेंस। नाउ दिस इज C1 की जगह लिख सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ द शंट कैपेसिटेंस, यहां पर भी लिख दे रहा हूं 5 टाइम्स ऑफ द शंट कैपेसिटेंस। C1 की जगह लिख दिया 5 टाइम्स ऑफ द शंट कैपेसिटेंस, ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ द शंट कैपेसिटेंस, ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ द शंट कैपेसिटेंस, और ये हो जाएगा 11 टाइम्स ऑफ द शंट कैपेसिटेंस। तो रेशियो आ जाएगा बेटा सारे के सारे सेल्फ कैपेसिटेंस का। अगर रेशियो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो कोई फर्क आएगा क्या, हेलो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे C1:C2 लिखा है, C1:C2 दैट इज 5 इंटू शंट कैपेसिटेंस एंड दैट इज 6 इंटू, किसी भी सेम नंबर से अगर आप इसको डिवाइड कर दें फिर मल्टीप्लाई, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर तो रेशियो में कोई भी फर्क नहीं आएगा। अगर रेशियो को आप किसी भी एक नंबर से डिवाइड कर दीजिए तो फर्क नहीं, मान लो ये लिखा है रेशियो 2/5, किसी भी रेशियो को आप सेम नंबर से क्या कर दीजिए डिवाइड, रेशियो को अगर मैं जो है डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई, जब रेशियो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो ऊपर भी उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी। अगर डिवाइड करेंगे, मान लो 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ये रेशियो इसको डिवाइड करूंगा तो नीचे भी मैंने 2 से डिवाइड किया और ऊपर भी मैंने 2 से डिवाइड करूंगा, जैसे मान लो इसको डिवाइड करूंगा तो सेम नंबर मल्टीप्लाई में होगा, तो रेशियो में कोई फर्क नहीं। तो रेशियो में आप किसी भी नंबर से डिवाइड करिए या फिर मल्टीप्लाई, रेशियो में कोई भी अंतर नहीं आता। जैसे 1/2 है, मैं आपके इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अब रेशियो तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे कोई फर्क आएगा कि अभी भी ये 1/2 आएगा। रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, रेशियो में कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो आप देखेंगे रेशियो है,
इस रेशियो को किसी भी नंबर से, तो मैं शंट कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं है। शंट कैपेसिटेंस जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 5:6:8:11। तो अगर जो है ध्यान से देखिए, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में ध्यान सुनिए, अगर कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में आप के की वैल्यू कितनी लेके चलते हैं 1/5, हेलो ध्यान सुनो, अगर कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में आप के की वैल्यू 1/5 या फिर 0.2 लेके चलते हैं, तो बेटा जो सेल्फ कैपेसिटेंस है उनके कैपेसिटेंस का रेशियो कितना होगा 5:6:8:11। मतलब अगर टॉप मोस्ट में आप 5 फैरेड का कैपेसिटेंस लगाएंगे तो आपको जो है सेकंड डिस्क का कैपेसिटेंस 6 फैरेड का होगा, तीसरी डिस्क का कैपेसिटेंस 8 फैरेड का होगा, और बॉटम मोस्ट डिस्क में आपको 11 फैरेड का कैपेसिटेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, 11 फैरेड का। अगर आप जो है आप कैपेसिटेंस ग्रेडिंग कर रहे हैं और वोल्टेज कैपेसिटेंस ग्रेडिंग करके स्ट्रिंग एफिशिएंसी को आप 100% करना चाहते हैं, और के की वैल्यू अगर आपकी 1/5 या फिर 0.2 है, तब आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या फिर 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी के लिए अगर सबसे टॉप में आप 5 फैरेड का कैपेसिटेंस लगाएंगे तो सेकंड डिस्क जो होनी चाहिए उसका कैपेसिटेंस 6 फैरेड का होगा, थर्ड डिस्क का कैपेसिटेंस 8 फैरेड का होगा। बेटा बॉटम में आपको 11 फैरेड का कैपेसिटेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, केस नंबर 2। मान लीजिए मैं के की वैल्यू जो है चेंज कर देता हूं, के की वैल्यू मैं 1/10 ले लेता हूं, तब आपको स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% करने के लिए कितने कितने फैरेड के कैपेसिटेंस लगाने पड़ेंगे। केस नंबर 3, केस नंबर 2। चलिए मैंने के की वैल्यू ले ली है 1/10। के क्या होता है? शंट कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय टॉप मोस्ट डिस्क का सेल्फ कैपेसिटेंस, दैट्स रेशियो इज नथिंग बट द 1/10। तो यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज C1 की वैल्यू कितनी आ गई 10 टाइम्स ऑफ द शंट कैपेसिटेंस। 1/10 देने का मतलब है 0.1 है। ठीक है, तब आपको सारे के सारे सेल्फ कैपेसिटेंस का रेशियो निकालना है स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% करने के लिए। C1 की वैल्यू C1 है, C2 की वैल्यू कितनी है C1 के टर्म में C1 प्लस शंट कैपेसिटेंस, C3 की वैल्यू कितनी है C1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ द शंट कैपेसिटेंस, और बेटा C4 की वैल्यू कितनी है C1 प्लस 6 टाइम्स ऑफ द शंट कैपेसिटेंस। वैल्यू पुट कर दो, C1 की वैल्यू है 10 टाइम्स ऑफ द शंट कैपेसिटेंस, C1 की जगह मैं लिख रहा हूं 10 टाइम्स ऑफ द शंट कैपेसिटेंस, C1 की जगह लिख रहा हूं 10 टाइम्स ऑफ द शंट कैपेसिटेंस, टाइम्स ऑफ द शंट कैपेसिटेंस। नाउ यहां पर आ जाएगा 10 टाइम्स ऑफ द शंट कैपेसिटेंस, 11 टाइम्स ऑफ द शंट कैपेसिटेंस, 13 times of the shunt capacitance, and this is 16 times of the shunt capacitance. This is the ratio of C1 is to C2 is to C3 is to C4. C1, C2, C3 and C4. तो रेशियो आ जाएगा सारे के सारे डिस्क के सेल्फ कैपेसिटेंस का रेशियो आ जाएगा 10। किसी भी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो में फर्क 10:11 is to 13 is to 16। सबसे ऊपर आपको 10 फैरेड का कैपेसिटेंस लगाना पड़ेगा, फिर सेकंड नंबर पे 11 फैरेड, थर्ड नंबर पे 13 फैरेड और लास्ट में 16 फैरेड का कैपेसिटेंस लगाना पड़ेगा अगर आप वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या करना चाहते हैं सेम। अच्छा मैं इसको किसी से भी डिवाइड करूं तो कोई फर्क, अगर मैं इस रेशियो को 10 से डिवाइड कर दूं तो कोई भी फर्क नहीं आएगा। 10 से डिवाइड करते यहां जाएगा 1, यहाँ पर 1.1, यहाँ पर 1.3 और यहाँ पर 1.6। किसी भी नंबर से डिवाइड कर दीजिए, जरूरी नहीं कि सेम। अगर मैं मान लो इसको 10 से डिवाइड कर देता हूँ पूरे पूरे रेशियो को, ये आपका आंसर हो सकता है या फिर ये भी इसका आंसर हो सकता है C1 is to C2 is to C3 प्लस C4। किसी भी नंबर से डिवाइड 10 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ 1 आएगा,
यहाँ पर 1.1 आएगा, यहाँ पर 1.3 आएगा और यहाँ पर 1.6 आएगा। मतलब अगर आप जो है टॉप मोस्ट में 1 फैरेड का कैपेसिटेंस लगा रहे हैं तो बेटा सेकंड वाला 1.1 फैरेड का होगा, थर्ड वाला 1.3 फैरेड का होगा। बेटा आपका जो है बॉटम मोस्ट पहले से 6 गुना, दैट इज 1.6 फैरेड का। यहाँ भी आप देखेंगे अगर ये 10 फैरेड है, इन दोनों का रेशियो निकाल लो, कितना आएगा 1.1 का। यहाँ भी इन दोनों का रेशियो निकालो 1.1 का, इसका रेशियो 1.3 का, इसका रेशियो 1. इन दोनों के कैपेसिटेंस का रेशियो 1.6 है, इन दोनों कैपेसिटेंस का रेशियो 1. ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। किसी भी नंबर से डिवाइड करो आप, ये रेशियो को कोई फर्क नहीं आता। 10 से डिवाइड कर दिया मैंने, 10 से डिवाइड कर दिया। यहां पर मैंने C1 वाले नंबर से डिवाइड कर दिया। C1 के रिस्पेक्ट में अगर C1 1 है तो सेकंड डिस्क का जो कैपेसिटेंस होगा, सेल्फ कैपेसिटेंस, वो पहले वाले का टॉप मोस्ट का 1.1 होगा, थर्ड वाले का टॉप मोस्ट का 1.3 फैरेड का होगा, और बेटा बॉटम मोस्ट में जो कैपेसिटेंस लगा होगा वो आपके टॉप मोस्ट का 1.6% का होगा, 1.6 टाइम्स होगा। ठीक है। और आपका ये जो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग मेथड होता है, प्रैक्टिकली हम इस मेथड को यूज नहीं करते हैं वोल्टेज को इक्वल करने के लिए, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन लेने, क्योंकि तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइज की डिस्क लगानी पड़ेगी, जो कि प्रैक्टिकली काफी डिफिकल्ट टास्क है। तो मैं लिख देता हूं, नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। For improving the string efficiency, the capacitance grading method is not used in the practical application। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट साइज की डिस्क लगाना इतना आसान नहीं है, इस पेयर में भी जब रखेंगे तो काफी सारी डिस्क रखनी पड़ेगी, तो इट इज नॉट ए प्रैक्टिकल मेथड। तो प्रैक्टिकली हम जो है आपकी स्ट्रिंग के क्रॉस वोल्टेज को कैसे यूनिफॉर्म बनाते हैं, गार्ड रिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, थर्ड मेथड इज गार्ड रिंग और by using static shielding, by using guard wire का, और by static शील्डिंग मेथड। और प्रैक्टिकल में यही मेथड यूज किया जाता है स्ट्रिंग इफिशियंसी को इंप्रूव करने के लिए। तो इसको कल देखेंगे बेटा, कल यह टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट हम लोग कोरोना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। स्टार्टिंग का दिखाना है। ये स्टार्टिंग का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो।
स्क्रीनशॉट लेते रहें। चलिए